ससुराल की 50 औरतों को इंसाफ दिलाया गरीब की एक बेटी ने। सोनम का घर मोहल्ले का सबसे गरीब घर है और उसके पड़ोसी गोपाल का घर मोहल्ले के सबसे अमीर घरों में से एक है। गोपाल अपनी अमीरी का दिखावा करने के लिए अपनी महंगी कार हमेशा घर के सामने सड़क पर पार्क करके रखता था और सुबह हमेशा कार के पास कुर्सी रख के चाय पीता हुआ अखबार पढ़ता था। आज भी वो वही कर रहा है। तभी अविनाश अपनी पुरानी ऑटो रिक्शा वहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जगह कम होने के कारण ऑटो का साइड वाला हिस्सा कार से जोर से रगड़ता है, जिस वजह से कार में स्क्रैच आ जाता है। गोपाल तेजी से खड़ा होता है और अखबार फेंक कर कार में लगा स्क्रैच देखता है। हे रुक! अविनाश तुरंत ऑटो रोकता है और डरते हुए बाहर आता है। गोपाल तेजी से अविनाश की कॉलर पकड़ लेता है। तुझे दिखाई नहीं देता? अंधा है क्या? कार में स्क्रैच मार दिया, अब इसका खर्चा कौन देगा बता? अविनाश अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है। साहब, मेरी गलती नहीं है, आप ही ने गाड़ी सड़क पर पार्क की थी, जिस वजह से ऑटो निकालने की जगह बहुत कम बची थी तो स्क्रैच लग गया, माफ कर दीजिएगा। माफी से काम नहीं चलेगा, मुझे इसका पूरा हर्जाना चाहिए। अपने छोटे से झोपड़ी नुमा घर में जमीन पे सोनम के साथ बैठे चाय पी रहे भावना और कुंदन गोपाल की आवाज सुनते हैं। अरे लगता है आज फिर वर्मा जी की कार में किसी ने टक्कर मार दी। इनका तो रोज का हो गया है, आज तो इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। सोनम उठकर खड़ी होती है और तेजी से बाहर जाने लगती है। बेटी कहाँ जा रही है? सोनम बिना जवाब दिए बाहर निकल जाती है और देखती है कि गोपाल अविनाश की कॉलर पकड़कर उसे धकेलने वाला ही है। वर्मा अंकल, ये क्या तमाशा लगा रखा है रोज रोज का? गोपाल रुक जाता है और सोनम की तरफ मुड़ता है। अगर आपको अपनी गाड़ी की इतनी ही फिक्र है तो गाड़ी घर के अंदर खड़ी करिए, घर के अंदर पार्किंग बनवाइए। मुझे ज्ञान मत दे, ये मेरी गाड़ी है, जहाँ चाहूँ वहाँ खड़ी करूँ। सड़क चलने के लिए है, इंसानों और गाड़ियों के लिए, ना कि पार्किंग के लिए। कुंदन और भावना भागते हुए बाहर आते हैं। बेटी क्यों बहस कर रही है फालतू में, जाने दे। बहस नहीं मम्मी, मैं सही का साथ दे रही हूँ और गलत के खिलाफ बोल रही हूँ। ज्यादा बोलेगी तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। सोनम गोपाल के पास जाती है और उसकी आंखों में देखकर, आप ज्यादा बोलोगे तो मैं अभी आपकी शिकायत नगर निगम में करूंगी, फिर फाइन भरना आप अवैध पार्किंग का। गोपाल एकदम से शांत हो जाता है और अविनाश की कॉलर छोड़ देता है। जा भाई जा, आगे से ध्यान रखना गाड़ी में टक्कर न लगे। बोलता हुआ गोपाल तेजी से अपने घर के अंदर चला जाता है। कुंदन और भावना सोनम को पकड़कर अपने घर की ओर लाते हैं। तू वर्मा जी से बहस क्यों कर रही थी? क्या करूँ माँ, मुझसे गलत देखा नहीं जाता। अरे बात तो ऐसे कर रही है जैसे पुलिस वाली हो या इंसाफ की देवी, जो गलत होता नहीं देख सकती। ससुराल जाएगी तो न जाने वहाँ क्या हाल होगा। अगर ससुराल वाले मेरे साथ गलत करेंगे तो मैं उन्हें ठिकाने लगा दूंगी। चल ठीक है, अब गुस्सा ठंडा कर और जल्दी से कुछ खा ले, हमें सब्जियां बेचने भी जाना है। वो तीनों घर के अंदर जाते हैं और बासी रोटी और अचार खाकर पास रखी सब्जियों से भरी टोकरी सिर पे रखकर सब्जियां बेचने घर से निकल जाते हैं और कुछ ही देर में सब्जियां बेचते हुए शहर की मुख्य सड़क पर पहुंच जाते हैं, जहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। सोनम अपने मम्मी पापा से आगे निकल जाती है। सब्जियां ले लो, सब्जी, हरी हरी ताजी ताजी सब्जी। तभी एक महंगी कार भावना और कुंदन के आगे कुछ दूरी पर रुकती है, जिसके अंदर विनोद और उसका बेटा जतिन बैठा है। जैसे ही कुंदन कार के पास पहुंचता है, पैसेंजर सीट में बैठा विनोद अचानक कार का दरवाजा खोल देता है और दरवाजे से टकराकर कुंदन जमीन पर गिर जाता है। सब्जियों की टोकरी पलट जाती है और सारी सब्जियां बिखर जाती हैं। विनोद कार के अंदर से तेजी से बाहर निकलता है। अरे अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता? कुंदन दर्द से कराहते हुए उठता है। अरे साहब, आपने अचानक दरवाजा खोल दिया, आपकी वजह से मेरी सारी सब्जियां गिर गई और मेरा नुकसान हो गया। सोनम ये देखकर भागी भागी कुंदन के पास आती है और कुंदन को पकड़ लेती है। पापा, आपको चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं सोनम, मुझे चोट नहीं लगी, देखना कहीं इन साहब की गाड़ी में कोई नुकसान तो नहीं हुआ। विनोद सोनम को सर से लेकर पैर तक देखता है और उसके फटे पुराने कपड़े और सिर पर सब्जी की टोकरी देखकर विनोद का गुस्सा शांत हो जाता है। माफ करना भाई, गलती मेरी थी। विनोद कार में बैठे और अपने बेटे जतिन की ओर देखता है। वैसे आपका नाम क्या है और कहाँ रहते हो? कुंदन अपना पूरा नाम पता उसे बता देता है। फिर विनोद सोनम की तरफ देखता है। ये आपकी बेटी है क्या? हाँ हाँ, ये मेरी इकलौती बेटी है। ठीक है, मैं आता हूँ फिर आपके घर। विनोद कार में वापस बैठता है और जतिन कार आगे बढ़ा देता है। वो दोनों कुछ देर में अपने पुश्तैनी हवेली पहुंच जाते हैं, जो शहर के बाहर एक कस्बे में शान से खड़ी है। जतिन कार दरवाजे के सामने रोकता है। वो दोनों कार से उतरकर हवेली के अंदर हॉल में पहुंचते हैं। सुषमा तेजी से विनोद के पास आती है और झुककर उसके जूते पोंछने लगती है। तभी गीता पानी लेकर आती है और दोनों को देती है और फिर तीसरी खुशी प्लेट में रखकर उपमा लेकर आती है। विनोद उपमा को हाथ लगाता है और ये क्या है, एकदम ठंडा, कल का बना हुआ नाश्ता ले आई हो क्या?
नहीं, कल का नहीं, मैंने आज ही बना कर रखा था। आपको आने में देर हो गई तो ठंडा हो गया। विनोद उसे थप्पड़ जड़ देता है। जब तुझे पता है कि मुझे गरम नाश्ता पसंद है तो गरम करके क्यों नहीं लाई? जा इसे जल्दी से गरम करके लेकर आ। खुशी अपना गाल पकड़े चुपचाप किचन की ओर चली जाती है। विनोद सोफे पे बैठ जाता है और सोनम के बारे में सोचने लगता है। तभी उसका छोटा भाई विजय और परिवार के कुछ मर्द सुनील, सुभाष और आशीष वहां आते हैं। क्या हुआ भैया, आप किन ख्यालों में खोए हुए हो? अरे आज रास्ते में गरीब लड़की मिली, क्यों ना अपने बेटे छोटे वाले जतिन की शादी उससे कर दूं। हाँ भैया कर दो, इस तरह वो हमारे एहसानों तले दब जाएगी और घर की बाकी 50 औरतों की तरह उसकी भी जुबान नहीं खुलेगी। ठीक है, कल उसके घर बात करते हैं। और फिर अगले दिन की सुबह जब कुंदन और भावना अपने घर के बाहर खड़े थे, तभी 7 महंगी गाड़ियां उनके घर के सामने आकर रुकती हैं। अरे सुबह सुबह कौन इतनी गाड़ियों का काफिला लेकर यहाँ पहुंचा है? सबसे आगे वाली गाड़ी में विनोद और जतिन बाहर निकलते हैं और पिछली गाड़ियों से उसके परिवार के बाकी के सम्मानित मर्द निकलकर कुंदन और भावना के पास आकर खड़े हो जाते हैं। अरे ये तो वही है जिसकी गाड़ी में कल मैं टकरा गया था, कहीं ये आज मुझसे माफी मंगवाने तो नहीं आया? विनोद कुंदन के पास आता है और उसकी घबराहट देखकर समझ जाता है कि वो कल की बात नहीं बोला। अरे आप इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? अरे डरिए मत, मैं आपसे कल की टक्कर के लिए माफी लेने नहीं आया, बल्कि आपसे रिश्ता जोड़ने आया हूँ। रिश्ता? हाँ, मैंने कल आपकी बेटी को देखा था और अपने घर में जाकर उसके बारे में चर्चा की। क्या एक बार देखते ही आपको मेरी लड़की पसंद आ गई? हाँ, मैं समाज सेवी हूँ, समाज सेवा करता हूँ। मेरा पूरा परिवार। मैं गरीबी हटाओ के नारों पर भरोसा नहीं करता, बल्कि गरीबों से रिश्ता जोड़ के उन्हें अपनी तरह अमीर बनाने में भरोसा रखता हूँ। इसी तरह तो समाज से गरीबी दूर होगी। अरे देखो, हमारी बेटी के भाग्य खुल गए। इतना अमीर परिवार हमारी बेटी से रिश्ता करना चाहता है। तभी भावना उन सभी मर्दों के बीच देखती है, लेकिन उसे कोई भी औरत दिखाई नहीं देती। माफ करना भाई साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपके घर में कोई औरत नहीं है? अरे हमारे घर में 50 महिलाएं हैं, लेकिन रिश्ते की बात हमारे घर के मर्द करते हैं, औरतों का कोई रोल नहीं होता। अच्छा, ये बात है। हाँ, लेकिन आप चिंता मत करो, हम अपने घर की औरतों को अच्छे से रखते हैं, काफी मान सम्मान देते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ और कमी नहीं होने देते हैं। ठीक है, तब तो मेरी बेटी इतने बड़े घर में जाकर खुश रहेगी। रिश्ता पक्का करके विनोद अपनी पूरी पलटन के साथ हवेली वापस लौट आता है और अगले कुछ ही दिनों बाद सोनम और जतिन की शादी हो जाती है। और जतिन के साथ विदा होकर सोनम उसकी हवेली की दहलीज तक पहुंच जाती है और देखती है कि हॉल में खड़ी अपने ससुराल की 50 औरतों को वो कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। सभी औरतों को देखती है। अरे इतना बड़ा ससुराल और इतनी सारी औरतें? ये इतनी सारी नहीं, पूरी 50 औरतें हैं। और तुम 51वीं औरत हो हमारे परिवार की। तभी सोनम एक कोने में खड़ी सुषमा की बात सुनती है। इन लोगों ने फिर एक गरीब की जिंदगी खराब कर दी। ये कौन है और ऐसी कैसी बात कर रही है? अरे तुम उस पर ध्यान मत दो, वो तो पागल है, वो कुछ भी बोलती है। वो जरूर चाची की बहू होगी। जतिन, बहू को कमरे में ले जा, वो थकी होगी। जतिन सोनम को कमरे में ले जाता है। वो कमरा देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि कमरा बिल्कुल भी सजा नहीं है। बस बिस्तर पर एक नई चादर बिछी है, लेकिन ज्यादा थकी होने की वजह से वो बिस्तर पर लेटकर सो जाती है। और शाम होती जब उसकी नींद खुलती है तो फटाफट नहाकर आईने के सामने खड़ी होकर अपने साथ लाई हुई नई साड़ी पहनकर तैयार होने की कोशिश कर रही है। तभी जतिन की नींद खुलती है और वो सोनम को देखता है और अरे ये क्या कर रही हो? आज मेरी मुंह दिखाई की रस्म होगी ना, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। इस घर में मुंह दिखाई की रस्म नहीं होती, तो तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम किचन में जाओ और खाना बनाने की तैयारी करो। सोनम किचन में जाती है और देखती है कि बहुत बड़े किचन में सिर्फ उसकी सास हेमा, चाची सास प्रभा और उसकी नंदे अमीशा और रोशनी टमाटर, आलू और गोभी काट रही हैं। अरे जब मैं आई थी तब हॉल में 50 औरतें थी, लेकिन सिर्फ 4 औरतें ही किचन में हैं। हाँ भाभी, सब औरतें काम पर गई हैं। अरे वाह, इस घर की औरतें मर्दों के काम में मदद भी करवाती हैं। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। इस घर की औरतें मर्दों के काम में मदद नहीं करती, बल्कि सिर्फ औरतें ही काम करती हैं। क्या? बाहू, अब ज्यादा सवाल जवाब नहीं, जल्दी से खाना बनवाने में हमारी मदद करो। मर्द आते ही होंगे खाना खाने के लिए। सोनम उन तीनों को खाना बनवाने में मदद करती है और लगभग 2 घंटे बाद बड़े बड़े बर्तनों में सब्जी, रोटी और चावल बनकर तैयार हो जाता है। पहली बार इतने बड़े परिवार के लिए खाना बनवाने की वजह से सोनम काफी थक जाती है। आखिरकार खाना बन गया। मुझे बहुत भूख लगी है। चाची जी, मैं अब थोड़ा खा सकती हूँ? नहीं,
घर के मर्द जब तक खाना नहीं खा लेते तब तक इस घर की औरतों को खाने का हक नहीं है। ये कैसा नियम है? जब तक हेमा सोनम को समझा रही थी तब तक हवेली के बहुत बड़े डाइनिंग हॉल में घर के बड़े और रसूखदार मर्द डाइनिंग टेबल पर और उनसे छोटे फर्श पर बिछी चटाई पर बैठ चुके थे। सरिता, अमीशा, बिंदिया और घर की दूसरी औरतें जल्दी से उनके सामने थालियां, कटोरी, चम्मच और गिलास रखती हैं। फिर दूसरी औरतें रोशनी, खुशी, गीता, गुड़िया किचन से बड़े बड़े बर्तनों में सब्जी, रोटी और पानी लाकर सब मर्दों की थाली में परोसना शुरू करती हैं। अपनी सास के साथ हॉल में खड़ी ये सब देख रही सोनम। अरे ये क्या हो रहा है? ये औरतें ऐसे कैसे काम कर रही हैं, जैसे कि नौकर हो और आदमी उनके मालिक हो। घर के सभी मर्द खाना शुरू करते हैं। तभी सरिता उसके पास आती है और देखो, सभी मर्दों की थाली में सब्जी खत्म होने वाली है। पहले सब्जी, रोटी खत्म होने से पहले रोटी और ग्लास में पानी खत्म होने से पहले पानी डालना है। वैसे ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी ऐसे ही करूंगी। सभी मर्द खाने के साथ पानी पीते हैं और ज्यादातर के पानी के गिलास खाली हो जाते हैं। सोनम तुरंत सरिता के साथ सबके गिलास पानी से भरने लगती है। जैसे ही सरिता अपने भाई आशीष के गिलास में पानी डालती है, उसका गिलास गिर जाता है। आशीष खड़ा होता है और सरिता के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। सरिता जमीन पर गिर पड़ती है और बिलख बिलख कर रोने लगती है। एक काम ढंग से नहीं होता, पूरे कपड़े गीले कर दिए। पूरी तरह सदमे में आ चुकी सोनम सरिता को उठाने की कोशिश करती है। ज्यादा सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है, इसे इसकी गलती की सजा मिली है, दूर हटो उससे। सोनम को एकदम से शॉक लगता है और वो चुपचाप खड़ी हो जाती है। घर की बाकी औरतें ऐसे ही खड़ी रहती हैं जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। कुछ ही देर में घर के सारे मर्द खाना खाकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही घर की औरतें उनकी खाली जगह पर बैठ जाती हैं और झूठी थालियों में खाना परोस कर खाने लगती हैं। जमीन पर लेटी हुई सरिता उठकर आंखें पोंछती है और वो भी खाना खाने लगती है। आप सब ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं? सभी औरतें सोनम को देखती हैं और देख बहू, इस घर में तुझे सही सलामत रहना है तो यहाँ जो हो रहा है वो देखकर भी अनदेखा करना पड़ेगा, और दूसरों का दर्द महसूस करने से पहले ये सोच लेना कि तुझे भी वो दर्द मिल सकता है। कैसा अजीब ससुराल है मेरा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमीर ससुराल देखकर मेरे माँ बाप ने गलत घर में मेरी शादी कर दी है। सोनम भी सबके साथ बैठकर खाना खाती है और अपने कमरे में चली जाती है। और खाना खाने के बाद उसका पति जतिन कमरे में नहीं आया। वो बिस्तर पर बैठकर कभी टहलती हुई उसके आने का इंतजार करने लगती है। घड़ी में रात के 11 बजते हैं, फिर 12 बजते हैं, फिर 1 बजता है। जतिन नहीं आता तो थककर सोनम दरवाजा बंद करके बिस्तर पर लेटकर सो जाती है। तभी दरवाजे पर जोर से 3-4 बार खटखटाहट होती है। सोनम, दरवाजा खोल। सोनम की आहट सुनाई नहीं देती, वो गहरी नींद में है। सोनम, दरवाजा खोल। सोनम सोती रहती है। गुस्से में जतिन दरवाजे पर जोर जोर से लात मारने लगता है। सोनम हड़बड़ाकर उठती है और दरवाजे की तरफ भागती है। वो दरवाजा खोलती है तो सामने नशे में चूर बेहद गुस्से में जतिन को खड़ा देखती है। क्या कर रही थी? जब से दरवाजा खटखटा रहा है, इतनी देर क्यों लगी? मैं आपका इंतजार करते करते सो गई थी। आप इतनी देर से कहाँ थे और आप नशे में लग रहे हो? जतिन दरवाजे को लात मारकर कमरे के अंदर आता है और बिस्तर पर पसर कर, ये मेरा घर है, मैं इस घर का मर्द हूँ, मैं जो चाहे करूँ। दुकान होती है सवाल पूछने वाली। अरे आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो? क्या कहा तूने? बात खत्म किए बिना ही वो तुरंत गहरी नींद में सो जाता है। सोनम के समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो भी चुपचाप जतिन के बगल में लेटकर सो जाती है। और अगली सुबह वो अपने कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसकी सास हेमा, नंदे, अमीशा, सरिता, चाची सास प्रभा और अन्य 20-25 औरतें काम में जुटी हुई हैं। कोई झाड़ू लगा रही है, कोई पोछा, कोई डस्टिंग, कोई किचन में नाश्ता बना रही है, तो कोई आंगन में कपड़े धो रही है, कोई दरवाजे पर जूते पॉलिश कर रही है। अरे ये क्या हो रहा है? तभी वो देखती है कि घर के मर्द विनोद, आशीष, सुनील और सुभाष हॉल में रखे सोफों पर बैठे हैं और औरतें उन्हें पानी लाकर दे रही हैं, जूते पहना रही हैं और कपड़े लाकर दे रही हैं। तभी छोटी बच्ची रिया सोनम के पास आती है। चाची जी, मम्मी ने कहा है कि आपसे कह दूं कि आप परेशान ना हो। धीरे धीरे इस घर के नियम कानून समझ जाओगी और आपको भी ये नियम मानने होंगे। सोनम उस बच्ची को जाते हुए देखती है। कैसे नियम और कैसे कानून? अभी तक तुम औरतों ने घर का काम खत्म नहीं किया, खेत का काम कौन करेगा? जल्दी चलो। हेमा डरी सहमी हुई उसके पास आती है। बस घर का काम खत्म हो ही गया है, अब हम सब खेत जा ही रहे हैं। सभी औरतें एक एक करके घूंघट में हवेली से खेत की तरफ निकलने लगती हैं। हेमा सोनम का हाथ पकड़ती है और उसे भी खेत की तरफ ले जाने लगती है।
जैसे ही सोनम हवेली से बाहर निकलने वाली होती है, उसकी नजर हॉल के सेंटर में रखे एक बड़े से एक्वेरियम पर पड़ती है। वो देखती है कि उसका ससुर विनोद उसमें पली मछलियों को दाने डाल रहा है। मुझे यहाँ आए सिर्फ एक ही दिन हुआ है और मैं अभी से पागल हुई जा रही हूँ। यहाँ जो हो रहा है वो सब देख देख कर। गांव के लोग उन 50 औरतों को पैदल ही खेत की तरफ जाते हुए देखते हैं। सोनम के साथ 51। खेत में पहुंचकर सोनम देखती है कि वहां कोई मर्द नहीं है। फटाफट कुछ औरतें खेत में खड़े ट्रैक्टर स्टार्ट करके जुताई करने लगती हैं, कुछ निराई करने लगती हैं और कुछ सब्जियां तोड़ने में जुट जाती हैं। कुछ देर बाद जतिन और उसका चाचा विजय वहां आते हैं और पास ही एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाते हैं। तभी सब्जी तोड़ते तोड़ते प्रभा को जोर से प्यास लगती है और वो पेड़ की छांव में रखे मटके के पास पानी पीने के लिए जाती है। यहाँ क्या कर रही हो? जाओ खेत में काम करो। मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीने आई हूँ। अरे काम चोरी का अच्छा बहाना है, हटो यहाँ से, यह पानी मेरे लिए है। विजय प्रभा को भगा देता है। प्यासी प्रभा वापस खेत में आकर काम करने लगती है। सोनम के अलावा सभी औरतें प्रभा को नजरअंदाज कर देती हैं। सोनम प्रभा के पास जाती है और चाची जी, आपको प्यास लगी है, मैं आपको पानी लाकर देती हूँ। बहू, तुम नई आई हो इस घर में, तुम्हें इस घर के मर्दों के बारे में कुछ नहीं पता। तुम अपना काम करो, मुझ पर दया मत दिखाओ, नहीं तो जो हालत मेरी है इस घर के मर्द तुम्हारी हालत भी वही कर देंगे। ऐसे कैसे? सोनम तुरंत पानी लेने के लिए मटके की तरफ जाती है। वो जैसी गिलास में अपना पानी निकालती है, जतिन उसके पास आता है और जोर से एक थप्पड़ जड़ देता है। सोनम जमीन पर गिर पड़ती है, उठने की कोशिश करते हुए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? जैसी सोनम खड़ी होती है, उसकी सास हेमा भागकर आती है और उसे पकड़ लेती है। बहू, तू ये क्या कर रही है? अपनी पतलून से बेल्ट निकाल रही जतिन का हाथ पकड़ते हुए। जतिन, बहू को माफ कर दे, अभी ये कल आई है ना, इसे हमारे घर के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, इसे समय रहते इस घर के मर्दों के बारे में समझा देना, नहीं तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। हेमा सोनम को लेकर खेत में वापस लौट जाती है। जतिन ने मुझे थप्पड़ मारा और आप देखती रही। हाँ, क्योंकि इस घर के मर्द जल्लाद से भी बदतर हैं। बहू, चल, अभी खेत में बहुत काम पड़ा है, जल्दी से खत्म करके घर का काम भी करना है। हेमा सोनम को सब्जियां तोड़ने के लिए खींच कर ले जाती है। दोपहर के 11 बजते ही सभी औरतें खेत में घर वापस आती हैं। वो थकी हुई और प्यासी हैं, लेकिन सीधे किचन में जाकर खाना बनाने में जुट जाती हैं। सोनम देखती है कि घर के मर्द हॉल में बैठे हुए हैं। कोई शराब पी रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई सो रहा है। पानी ला कर दो। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को ला कर दो। सोनम किचन में जाती है और चावल साफ कर रही हेमा से। इस घर के मर्द ऐसे ही औरतों पर हुक्म चलाते हैं क्या? उससे भी बदतर। तो आप लोग शिकायत क्यों नहीं करती? तभी जतिन रसोई में आता है। तुम यहाँ किचन में खाना बनाने आई हो या गप्पे लड़ाने? जल्दी से खाना बनाओ, हमें बहुत भूख लगी है। इतना बोलकर जतिन वहां से चला जाता है और सभी औरतें अपनी पूरी क्षमता से दाल चावल सब्जी रोटी बनाने में जुट जाती हैं। उसी दिन से सोनम परिवार की अंदरूनी कहानी को समझने लगती है। वो देखती है कि घर के सारे काम, खेत के भी घर के भी, सभी औरतें करती हैं और मर्द कुछ नहीं करते। इसके बावजूद मर्द छोटी छोटी गलतियों पर औरतों पर हाथ उठाते हैं और उन्हें दबा कर रखते हैं। वो ये भी देखती है कि सभी औरतों के कपड़े पुराने और फटे हुए हैं, जबकि मर्द साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनते हैं। एक दिन जतिन की दादी सीढ़ियों से फिसल कर गिर जाती हैं। उनके सिर में चोट आ जाती है और खून बहने लगता है। हाय राम। सोनम देखती है कि घर के मर्द विनोद, सुनील और विजय हॉल में भी बैठे हैं और औरतें भी हैं, लेकिन उन्होंने बिंदिया को नजरअंदाज कर दिया है। दौड़कर बिंदिया के पास जाती है और उनका सिर दबाकर, अरे आप सब ऐसे कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। देखो दादी के सिर से कितना खून बह रहा है। अरे कुछ नहीं हुआ, हल्दी लगा दो, घाव भर जाएगा। अरे कैसे मर्द हो आप? दादी घर की बुजुर्ग हैं, इन्हें गहरी चोट लगी है, अगर इन्हें कुछ हो गया तो? हो जाए तो अच्छा है, कम से कम इस नरक भरी जिंदगी से तो मुक्ति मिलेगी। बिंदिया उठती है और धीरे धीरे अपने कमरे में चली जाती है। तभी जतिन सोनम के पास आता है और बेल्ट से उसकी पिटाई करने लगता है। मैंने खेत में तुझे समझाया था, तुझे समझ में नहीं आया? बड़ी हिमायती बन फिर रही है, अब तुझे कौन बचाएगा? घर की सभी औरतें डरी सहमी सोनम को मार खाते देखती रहती हैं। कोई उसे बचाने आगे नहीं आती। उम्मीद भरी नजरों से सोनम सबको देखती रहती है और आखिरकार बेहोश हो जाती है। और जब आंखें खोलती है तो अपने आप को अपने सास के बिस्तर पर पाती है और अपने पास अपनी सास और घर की दूसरी औरतों को भी। बहू, बड़ी हिम्मत है तुझमें, लेकिन इस हिम्मत को दफन कर दे, क्योंकि अपनी हिम्मत के बदले तुझे सिर्फ दर्द और मार के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन माँ जी, बहू, जिस तरह तू गरीब है मैं भी गरीब हूँ और इस घर की सारी औरतें भी गरीब हैं। कोई बेसहारा है, कोई मजबूर है, किसी का बाप कर्ज के तले दबा हुआ है। बहू, इस घर के मर्द ऐसे ही औरतों को अपने घर की बहू बनाते हैं और फिर उन्हें अपना गुलाम बनाकर उन पर जुल्म करते हैं।
मैं गरीब भले ही हूँ, लेकिन मैं ना किसी के तले दबी हूँ और ना मैं जुल्म सहूंगी। बहू मेरी बात समझ, मेरे लिए इतना जोखिम मोल मत ले। इस घर के मर्द तुझे चींटी की तरह मसल देंगे। गुलामी भरी जिंदगी से इज्जत की मौत भली, कैसे समझाऊं तुझे। दर्द से कराहती हुई सोनम बिस्तर से उठती है और हॉल की तरफ जाती है। तब तक घर के सभी मर्द वहां से जा चुके थे। सभी औरतों भी उसके पीछे पीछे हॉल तक आती हैं। हेमा इधर उधर देखती है, फिर उसकी नजर एक्वेरियम पर जाती है। बहू वो मछली देख रही है? सोनम एक्वेरियम की तरफ देखती है। हाँ देख रही हूँ। देख, वो मछलियां अगर समुद्र में होती तो बड़ी मछलियां उन्हें कब की खा गई होती। वो मछलियां एक्वेरियम में बंद हैं, इसीलिए जिंदा हैं। देखिए मम्मी जी, सांस लेने को जिंदा रहना नहीं बोलते। वो जिंदा भले ही हैं, लेकिन कैद में है। समुद्र में भले ही उनकी जिंदगी 2 दिन की होती, लेकिन वो आजाद होती। गुलामी की 10 साल की जिंदगी से भली आजादी की 2 दिन की जिंदगी है। बोलते हुए सोनम सभी औरतों की आंखों में देखती है तो उसे उनकी आंखों में एक उम्मीद की चमक दिखती है। आपको लग रहा है कि आप इस कैद में सांस लेकर सुरक्षित हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप एक हो जाओ तो सुरक्षित भी रहोगी और आत्मसम्मान से जी भी सकोगी। तुम ये क्या कह रही हो? हम ऐसा नहीं कर सकते। आपको डर है कि अगर आपने हक की आवाज उठाई तो घर के मर्द आपके साथ मारपीट करेंगे। वो तो वैसे भी आपके साथ मारपीट करते ही हैं। लेकिन अगर इस घर की 50 औरतों में से सिर्फ 15 या 20 भी एक साथ हो जाए तो मर्द आपसे डरेंगे और दबेंगे भी। अपने हक की आवाज उठाओ। बहू ये बातें कहने सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे कुछ होगा, बल्कि उल्टा हमें ही तकलीफ मिलेगी। सभी औरतें एक एक करके वहां से अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और फिर खेतों में जाकर काम करने लगती हैं। लेकिन उनके मन में सोनम की कही बात घर कर गई थी। घर में काम करते हुए, खेतों में काम करते हुए, यहाँ तक कि अपने पति के साथ कमरे में सोते हुए वो सिर्फ सोनम की बात को बारे में सोच रही थी। खेत में टमाटर तोड़ रही रोशनी। क्या हमारी जिंदगी सच में मछली से भी बदतर है? रात में कमरे में अपने पति विनोद के पैर दबा रही हेमा। हमें इंसाफ के लिए आवाज उठानी चाहिए, पर हिम्मत कहाँ से आएगी? सोचती हुई सो जाती हैं। फिर अगले दिन सुबह दर्द से कराहती हुई सोनम किचन में घर की बाकी औरतों के साथ कचौड़ियां तल रही थी। तभी वहां गुस्से से भरा जतिन आता है और, तुझे नाश्ता बनाने में इतनी देर क्यों लग रही है? मेरा पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है। जतिन गुस्से में सोनम के एक फिर थप्पड़ मारता है। मैं तुझे झोपड़ी से इसलिए उठा के नहीं लाया था कि तेरे बहाने सुन सकूं, बल्कि इसलिए लाया था कि ताकि तू मेरी सेवा करे। उस समय तो कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन घर के सभी मर्दों को नाश्ता करवाने के बाद सोनम जब सभी औरतों के साथ खेत में जाकर दर्द की वजह से बैठ जाती है और नशे में धुत सुभाष उसके पास आकर, तू यहाँ क्यों बैठी है? जाकर काम कर, बोलकर सुभाष वहां से चला जाता है। सोनम उदास होकर टमाटर तोड़ने लगती है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सोनम देखती है कि हॉल में बैठे अपने पति विजय के पास उसकी चाची प्रभा सास आती है और अपना फटा ब्लाउज दिखाते हुए, देखिए मेरे कपड़े फटे हुए हैं, मुझे नए कपड़े दिला दीजिए। अरे नए कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है ना। आज कपड़े की डिमांड करिए, कल बोलेगी गहना चाहिए, परसों बोलेगी मुझे अलग घर चाहिए। कुछ नहीं मिलेगा, जा यहाँ से। प्रभा निराश होकर चुपचाप चली जाती है। मेरे समझाने से कोई असर नहीं हुआ। लगता है इनकी जिंदगी ऐसी ही चलती रहेगी। उसी रात 2 बजे हॉल में बैठी सोनम जतिन का इंतजार कर रही थी। तभी जतिन शराब पीकर आता है। आगे आप आज फिर शराब पीकर क्यों आए हैं? जतिन एकदम से सोनम को थप्पड़ मार देता है। ये मेरा घर है, मैं शराब पी कर आऊं या ना आऊं, तू कौन होती है पूछने वाली? मैं जो भी हूँ, लेकिन आपसे बदतर नहीं हो सकती, जो औरतों पर हाथ उठाता है। सोनम की आवाज सुनकर वहां सुषमा, रोशनी, हेमा और प्रभा आ जाती हैं। जतिन सोनम को दूसरा थप्पड़ मारने वाला होता है, तभी सुषमा उसका हाथ पकड़ लेती है। शर्म नहीं आती अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हुए? उसने गलत क्या बोला है? इस घर की औरतों में जुबान कब से आ गई? जब से हमें पता चला कि जिंदगी लंबी नहीं बल्कि आजाद होनी चाहिए। और क्या ही कर लोगे तुम लोग? मार ही डालोगे ना हमें, तो मार दो। वैसे भी रोज रोज पिटने से अच्छा है कि मार ही डालो। तभी उसका पति आशीष वहां आता है। लगता है तुझे बेल्ट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, काफी दिनों से मिला नहीं है ना। हाँ मार लो, मार ही डालो। जतिन और आशीष सोनम और सुषमा को तब तक मारते हैं जब तक वो दोनों बेहोश नहीं हो जाती। बाकी औरतें खड़ी होकर ये सब चुपचाप देखती हैं और जब जतिन और आशीष वहां से चले जाते हैं तो उन दोनों को सोफे पर लेटाकर उनके घावों पर हल्दी लगाने लगती हैं। कुछ ही देर में सोनम को होश आ जाता है। इतना ही तरस आ रहा है ना, तो पहले आगे क्यों नहीं आई जब वो हमें मार रहे थे?
तुम्हें बचाना तो चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। सालों से हम दबी हुई और डरी हुई रह रही हैं। तो अचानक हम में हिम्मत आना ऐसे ही है जैसे कि सूरज पश्चिम से उगना। जिस दिन आप अपनी शक्ति के बारे में जान जाओगी, अपना अधिकार समझ जाओगी, उस दिन हिम्मत भी आ जाएगी। सोनम और सुषमा दर्द से कराती हुई अपने कमरे में चली जाती हैं और अगले दिन बाकी औरतों के साथ हॉल में नहीं आती और घर के मर्द उन्हें हॉल में न पाकर। सुषमा और सोनम कहाँ है? रोशनी सामने आती है और रात में आप लोगों ने जो उनके साथ किया, उसकी वजह से उनका शरीर बहुत दर्द कर रहा है। वो अपने कमरे में आराम कर रही हैं। उन्हें जल्दी बोलो, खेत जाएंगी। नहीं, वो खेत नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। और तुम्हें इतना जरूरी खेतों का काम होता है तो खुद जाकर काम करो। विनोद एक डंडा लेकर आता है। तुझमें जुबान आ गई, अभी बताता हूँ तुझे। तभी खुशी विनोद के सामने आकर खड़ी हो जाती है। फिर गीता आती है, फिर हेमा, ऐसे करके 8 औरतें विनोद के सामने खड़ी हो जाती हैं। आज से पहले घर की औरतों ने कभी हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठाई, अचानक इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? तभी सोनम लंगड़ाती हुई आती है अपने कमरे से निकलकर हॉल में और उसे हेमा देखती है। और ये हिम्मत हमें उसने दी है। उसने हमें अपने हक के लिए लड़ना और अपने हक की आवाज उठाना सिखाया है। आखिर कब तक आवाज उठाओगे? और बकरियों के मियाने से शेर डरा नहीं करते। घर के सारे मर्द विजय, विनोद, जतिन, आशीष, सुनील और अन्य गुस्से में आकर सारी औरतों के बाल पकड़कर उन्हें हॉल से बाहर निकालते हैं। जाओ खेत में काम करो। सभी औरतें खेत पहुंचकर काम नहीं करती बल्कि पेड़ की छांव में बैठ जाती हैं। अरे वाह, मैंने नहीं सोचा था कि इस घर की औरतों में इतनी हिम्मत है। कल 2 औरतों ने आवाज उठाई, आज 8 औरतों ने। मुझे यकीन है कि ऐसे ही एक दिन 50 औरतें एक हो जाएंगी और जिस दिन सारी औरतें एक साथ आवाज उठाएंगी, उस दिन घर के मर्द दबेंगे और जो काम इस घर की औरतें करती हैं वो घर के मर्द करने लगेंगे। सोनम जैसा सोच रही थी ठीक वैसा ही 2 दिन बाद सुबह सुबह हुआ। उस दिन के सूरज में अलग ही तपन थी और घर की सभी औरतें सुबह नाश्ता देकर खेत न जाकर हॉल में बैठे सभी मर्दों के पास आकर बैठ जाती हैं। क्या हुआ, खेत में नहीं जाना है क्या? नहीं, आज मैं खेत नहीं जाऊंगी। क्या तेरे मुंह में जबान कब से आ गई? विनोद आगे बढ़ता है और उसके बाल पकड़ने वाला है। तभी बिंदिया उसका हाथ पकड़ लेती है। बेटा, अब ये गलती मत करना। बढ़िया, काफी हिम्मत आ गई तुझमें। जतिन उसका हाथ पकड़ने आगे बढ़ता है। तभी प्रभा उसके आगे आती है। जब से मैं इनके साथ खड़ी हूँ तब से। अच्छा, तू कब से इसके साथ खड़ी हो गई? चंपा आगे आती है। जब से मैं इनके साथ आई हूँ। देखते देखते ससुराल की 50 औरतें एक तरफ आ जाती हैं और सभी मर्दों के सामने खड़ी हो जाती हैं। उनके बीच में सोनम बाहर निकलती है और इस घर की 50 औरतें अब एक होकर अपना हक समझ चुकी हैं। क्या? जतिन गुस्से से सोनम पर हाथ उठाने के लिए लपकता है। हेमा उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। जतिन जमीन पर गिर पड़ता है। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। मैंने तुझे जना है, तूने मुझे नहीं। अब तक मैं खामोश थी क्योंकि डरी रहती थी। मुझे लगता था तेरे बाप ने मुझ पर एहसान किया है, लेकिन अब मैं समझ गई कि उसने मुझ पर एहसान नहीं किया बल्कि खुद पर एहसान किया है। उसने मुझसे शादी इसलिए की थी ताकि वो मुझे डरा धमका कर रख सके, और तू ये कभी सोच नहीं पाया कि मैं तेरी माँ हूँ। तभी विनोद हेमा पर लपकता है। विंध्या आगे आकर विनोद को भी एक थप्पड़ मार देती है। बेटा, तू क्या चाहता है कि अपनी बीवी के हाथ से पिटे और तेरी बेइज्जती हो जाए पूरे घर वालों के सामने? विनोद अपना गाल पकड़कर खड़ा हो जाता है। आखिर इस घर की औरतों में एकता कैसे आई? जब से इन्होंने अपने हक को पहचाना है। अब से इस घर के जो मर्द हैं वो मर्दों वाले काम करेंगे और औरतें औरतों वाले। सारी 50 औरतें एक साथ बोलती हैं कि अब से हम अपने हक के लिए मर मिटेंगी, लेकिन गुलामी में नहीं जिएंगी। घर के मर्द एकदम से हक्के बक्के रह जाते हैं। आपको खाना खाना है तो खेत में जाकर काम करना होगा। घर की औरतें सोनम से हिम्मत पाकर अपने हक की आवाज उठाती हैं और मर्दों को वो काम करने के लिए मजबूर करती हैं जो उन्हें करना चाहिए। बेटी, तूने इस घर की 50 औरतों को उनका हक दिलाकर बहुत अच्छा काम किया। भगवान तेरा भला करे। सोनम मुस्कुराती और हॉल में रखे मछली के एक्वेरियम की तरफ देखती है। मछलियां अब उसे बदतर हालत में नहीं बल्कि अब आजादी से घूमती दिखाई देती हैं।